आप देख सकें कि एक्सप्रेसवे में भारत माला के नाम से जो सड़कों का निर्माण हो रहा है वो कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से व्यापार की नीति में भी आप देखेंगे, शिक्षा की नीति में भी आप देखेंगे। अगर मैं आपको शिक्षा और उपचार के बारे में कहना चाहूँ तो दुनिया के कई लोग भारत में आकर के इलाज करते हैं। देखिए, मौलाना जी की ये शिक्षा है कि भारतवर्ष जैसे पवित्र देश में रहकर भी ऐसी भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने एक अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया है भारत की एक सम्मानित महिला को लेकर के, इसके लिए उन्हें क्षमा भी मांगना चाहिए था। देखिए, अखिलेश यादव जी के बारे में तो पूरे देश की जनता जानती है कि ना तो उन्होंने अपने पिताजी की इज्जत की, ना अपने चाचा जी की इज्जत की, और अब पत्नी की बात आई और यहाँ तक कि मैं आपको कहूँगा पूरे देश की जनता भी ये कह सकती है कि अखिलेश यादव जी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की क्या हालत थी और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में क्या कायापलट हुई है। तो ऐसी चर्चा है योगी आदित्यनाथ जी की चर्चा सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, अलग राज्यों में भी है जहां लोग कहते हैं कि उन्हें भेजो हमारे मुख्यमंत्री के रूप में। समाजवादी पार्टी के समय शासन कौन कर रहा था? आजम खान साहब कर रहे थे। आजम खान साहब की भैंस गुम हो जाती है तो पूरा प्रशासन लग जाता है उनकी भैंस को ढूंढने के लिए। मुजफ्फरनगर का कांड होता है तो आजम खान का एक्शन होता है और सभी हिंदुओं पे अत्याचार भी होता है। हमारा देश अब किसी के सामने नहीं झुकेगा। ट्रम्प साहब का कहना है कि कृषि उत्पाद और दुग्ध उत्पाद हमसे आप इंपोर्ट करो। हमारा देश कृषि प्रधान देश। क्या आपको लगता है 70 करोड़ की जनता हमारे देश में किसान है? क्या आपको लगता है या किसी को भी ऐसा महसूस होता है कि हमें कृषि उत्पाद को आयात करना चाहिए भारत में? आप ऐसा सोचते हैं? ऐसा नहीं हो सकता कि जिस चाय वाले के बारे में आप बात करते हैं उस चाय वाले की बात को समझ लो, मान लो, ठान लो और सुधर जाओ। देश के साथ चलो, देश की तरक्की, देश की सभ्यता के साथ चलो, देश के साथ बोलो, गद्दारी मत करो। वरना ये चाय वाला जिस दिन गए और गाय वाले जिस दिन आ गए उस दिन किसी को कुछ कहने का मौका नहीं मिलेगा। जब ये मालेगांव की घटना हुई थी तो उस टाइम कांग्रेस का शासन इस देश में हुआ करता था और कांग्रेस ने हर भगवाधारी को आतंकवादी कहा था। इस देश के भगवा ध्वज को, इस देश के भगवा वस्त्र को कांग्रेस के लोगों ने आतंकवाद कहा था। सिंदूर उजाड़ा गया था। सिंदूर उजाड़ने का बदला ही तो लेने के लिए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया था। नमस्कार, लोकहित क्रांति न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। आज हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय सह प्रभारी राजेश गुप्ता जी। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो सर, आपसे सबसे पहला सवाल है मेरा कि विकसित भारत 2047 की जो परिकल्पना है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत बड़ा सपना है विकसित भारत 2047। हमारा देश अभी तक विकासशील रहा है और हम निरंतर मोदी जी के सपने को देखते हुए और जो हमारा देश है, हमारे जो लोग हैं, हर तरह की नीति में, चाहे वो व्यापार की नीति में हो, शिक्षा की नीति में हो और अन्य सभी प्रकार की नीतियों में हम अग्रसर हैं। हम लगातार दुनिया के कई देशों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं और जो ये लक्ष्य है 2047 का, हम इस लक्ष्य के पहले तक यह अनुमान लगा रहे हैं कि हमारा देश भी अब विकसित हो जाएगा। तो सर, ये बस भाषण में ही सीमित है या इस पे काम भी चल रहा है कुछ? उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं आपको कहना चाहूँगा। आपको याद होगा, सभी लोगों को यह पता होगा कि पहले हमारे देश में सड़क की क्या व्यवस्था थी। सड़क मार्ग एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा हम अपने देश के गांव से गांव, दूर से दूर दराज के क्षेत्रों को जोड़ सकते हैं जी। अगर सड़क नहीं है तो आप यह अच्छी तरीके से समझते हैं कि व्यापार नहीं हो सकता है, लोगों का आना जाना नहीं हो सकता है। और अगर सड़क मार्ग हमारा हर तरफ फैला रहे तो उसके द्वारा हमारी कहीं भी माल का आना जाना, व्यापार को सुविधाजनक बनाना, पहाड़ों को काट कर जो टनल्स बनाए जा रहे हैं और जो हाईवेज और एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, इससे हम भारत के सभी देशों को, मैं क्षमा चाहूँगा, इससे मैं भारत के सभी क्षेत्रों के बारे में कहना चाहूँगा कि आपस में जुड़ रहे हैं।
पहले 2-4 महानगर ही हुआ करते थे जहाँ पे व्यापार हुआ करती थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश से लेकर के आसाम से लेकर के अभी अभी जैसे कि आपको सूचना मिली होगी कि नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में रेल भी चलने लगी जी। वहाँ भी पहाड़ों के टनल काट के वहाँ पे बनाया गया और रेल मार्ग भी वहाँ पे अब विकसित हो चुका है। आप देख सकें कि एक्सप्रेसवे में भारत माला के नाम से जो सड़कों का निर्माण हो रहा है वो कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से व्यापार की नीति में भी आप देखेंगे, शिक्षा की नीति में भी आप देखेंगे। अगर मैं आपको शिक्षा और उपचार के बारे में कहना चाहूँ तो दुनिया के कई लोग भारत में आकर के इलाज करते हैं। अमेरिका आज भी हम पर दवाइयों के मामले में निर्भर है। हम कई प्रकार की दवाइयों का निर्माण करके उन्हें निर्यात कर रहे हैं कई देशों में। तो इस प्रकार से हमारा विकसित भारत 2047 का लक्ष्य बहुत जल्द पूरा होने वाला है। जी, तो सर एक जैसे अभी रिसेंटली एक मुद्दा आया था जिसमें जो डिम्पल यादव है उस पर एक मौलाना ने तंज किया था, बहुत ही भद्दे बयान दिए थे, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मौलाना जी की ये शिक्षा है कि भारतवर्ष जैसे पवित्र देश में रहकर भी ऐसी भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं और जिस प्रकार से उन्होंने एक अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया है भारत की एक सम्मानित महिला को लेकर के, इसके लिए उन्हें क्षमा भी मांगना चाहिए था, जो कि उन्होंने अभी तक किसी प्रकार की अपनी बात को लेकर के गलती नहीं मानी है और ना ही उन्होंने अभी तक क्षमा मांगा है। तो सर इस पे आपको नहीं लगता कि जैसे अखिलेश यादव, जैसे डिम्पल यादव तो उनकी पत्नी है, लेकिन अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर कुछ वैसा बयान नहीं दिया, तो इसके पीछे की क्या वजह रही होगी? देखिए, अखिलेश यादव जी के बारे में तो पूरे देश की जनता जानती है कि ना तो उन्होंने अपने पिताजी की इज्जत की, ना अपने चाचा जी की इज्जत की, और अब पत्नी की बात आई तो ऐसी वोट की राजनीति करके किसको क्या मिलेगा? वही आपने कभी देखा कि मोदी जी देश में वोट की राजनीति करने के लिए अपने देश का मान सम्मान कभी नीचे गिराया हो? कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। तो मोदी जी जैसे काम करते हैं वैसे अखिलेश यादव तो खैर सपने में भी कभी नहीं सोच सकते हैं। उनकी पत्नी, जहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि पत्नी अपने पति से यह आशा रखती है कि हमारे सम्मान की, हमारे इज्जत की रक्षा करेंगे, वहाँ एक मौलाना कुछ भी कह जाता है और अखिलेश यादव जी सिर्फ इसलिए कि मुस्लिम तुष्टीकरण करेंगे और इसकी वजह से वो मौलाना के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं, ना तो उनके खिलाफ कोई बात कहते हैं। जी हाँ सर, मतलब जैसे अभी अखिलेश यादव जैसे पूर्व सीएम रहे हैं यूपी के और योगी आदित्यनाथ रहे हैं, तो आपको दोनों में क्या लगता है कि ज़्यादा मतलब किसने काम अच्छा किया? मतलब दोनों में डिफरेंसेस क्या है आपके हिसाब से? देखिए, ये तो मैं क्या पूरे उत्तर प्रदेश की जनता कह सकती है और यहाँ तक कि मैं आपको कहूँगा पूरे देश की जनता भी ये कह सकती है कि अखिलेश यादव जी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की क्या हालत थी और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में क्या काया पलट हुई है। आपको याद होगा अतीक अहमद जैसे क्रिमिनल्स की, मुख्तार अंसारी जैसे क्रिमिनल्स की, ये क्रिमिनल्स राज्य को चलाते थे, इनका बोलबाला हुआ करता था। कभी कोई भी पुलिस वाले भी बोल नहीं सकते थे। आपको ध्यान होगा तो मैं बताऊं कि पुलिस वालों को भी बंधक बना करके मारा पीटा जाता था और अखिलेश यादव जी कहते थे कि छोड़ दो पुलिस वालों को, तो छोड़ा जाता था। इस तरह के क्रिमिनल एक्टिविटीज यहाँ पे हुआ करती थी। लेकिन अब आप देख सकते हैं पूरे प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता ये देख रही है कि योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में पुलिस को कितना बल दिया गया है, कितनी ताकत दी गई है। किसी भी क्राइम को, किसी भी गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ पल पहले मैं पंजाब गया था। पंजाब में एक ई रिक्शे में मैं जब बैठा तो उसने मुझसे पूछा कहाँ से आए हो आप? मैंने उन्हें बताया कि मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ, मैं गाज़ियाबाद निवासी हूँ। उसने कहा कि आप योगी आदित्यनाथ जी को पंजाब भेज दो, हम यहाँ पे भाजपा को वोट करके योगी आदित्यनाथ जी को अपना मुख्यमंत्री चुनना पसंद करेंगे। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा, उस रिक्शे वाले ने कहा कि यहाँ पंजाब में नशाखोरों का जो बिजनेस चल रहा है और जो नशा लोग करके पंजाब में सब अर्थव्यवस्था को खराब कर रहे हैं, वो सिर्फ एक ही व्यक्ति रोक सकते हैं और वो है योगी आदित्यनाथ जी। तो ऐसी चर्चा है, योगी आदित्यनाथ जी की चर्चा सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, अलग राज्यों में भी है, जहां लोग कहते हैं कि उन्हें भेजो हमारे मुख्यमंत्री के रूप में। जैसे योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर एक्शन है उस पर भी जो विपक्ष हमेशा निशाना साधते हैं कि ये गलत है, तो आपको क्या लगता है ये सच में गलत है? बुलडोजर एक्शन, उनका कहना होता है कि बहुत गरीबों का घर उजड़ जाता है उससे। नहीं, गरीबों का घर नहीं उजड़ता है।
गलत के साथ जब कानून के हिसाब से सही किया जा रहा है तो गलत लोगों को तो सही भी गलत नजर आएगा। जी जी। तो ये क्रिमिनल्स होते हैं, ये वैसे लोग होते हैं जो पथराव करते हैं, ये वैसे लोग होते हैं जो हंगामा करते हैं, ये वैसे लोग होते हैं जो शांति भंग करते हैं। इसके खिलाफ अगर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, अगर गलत लोगों के दिल में शासन का, प्रशासन का डर नहीं होगा, तो ये प्रदेश और विकसित भारत 2047 का सपना भी पूरा होना मुश्किल लगेगा। जी, जी। तो ये जो कार्रवाई मुख्यमंत्री जी के द्वारा की जाती है, देश भर में कहीं भी अगर बुलडोजर की कार्रवाई होती है और अगर वो गलत इंसान है तो उनके साथ ठीक होता है, ताकि वह और उनके द्वारा ऐसे कोई भी व्यक्ति अगर ऐसी कोई भी घटना करने की सोचे भी तो उन्हें इस बात का डर हो कि उनके किए हुए गलती की वजह से उनका घर, उनका परिवार भी भोग सकता है। जी। एक और क्वेश्चन है, जैसे आपको नहीं लगता कि राजनीति में धार्मिक बयानबाजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है? देखिए, धार्मिक बयानबाजी वाली बात जो है वह जो विपक्ष की पार्टी है जी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की पार्टी के अगर आप इतिहास देखेंगे जी। तो समाजवादी पार्टी के समय शासन कौन कर रहा था? आजम खान साहब कर रहे थे। आजम खान साहब की भैंस गुम हो जाती है तो पूरा प्रशासन लग जाता है उनकी भैंस को ढूंढने के लिए। मुजफ्फरनगर का कांड होता है तो आजम खान का एक्शन होता है और सभी हिंदुओं पे अत्याचार भी होता है और एक बहुत बड़ी दुर्घटना को भी अंजाम दिया जाता है। तो धार्मिक खेल तो समाजवादी पार्टी के समय चल रहा था। हमें याद है कि बचपन में जब हमने किताबें पढ़ी तो हमें हमेशा पढ़ाया गया अकबर महान है जी। महाराणा प्रताप के बारे में कभी पढ़ाया गया क्या? महाराणा सांगा के बारे में कभी पढ़ाया गया क्या? कभी छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में पढ़ाया गया क्या? उनके बेटे के बारे में छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में पढ़ाया गया? या कभी उनके ऊपर कोई सिनेमैटिक फिल्म बनी जो हमें दिखाया गया? ये सारी चीज़ों को तोड़ मड़ोड़ के कांग्रेस के द्वारा जो शिक्षा मंत्री उनके हुआ करते थे, जो उनके हाई कमान के मिनिस्टर्स हुआ करते थे, इन सब को तोड़ मरोड़ करके हमारे देश की सभ्यता को, हमारे देश के वीर सपूतों को मिटा दिया गया। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि हमारे बच्चों की किताबों में अब इन सब के इतिहास, इन सब की गाथाओं को जोड़ा जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, जिन्होंने देश के लिए अपना खून बहाया, अपने परिवार तक को कुर्बान किया। और आज आप देख सकते हैं कि कई फिल्में, सिनेमैटिक फिल्में, कार्टून कैरेक्टर, बच्चों के लिए एनिमेशन फिल्में, कई सारी चीज़ें अब बन के आ रही हैं। अब हमें पता चल रहा है, हमारे देश की जनता को पता चल रहा है कि देश में क्या हुआ था, कैसे मुगलों ने हम पे जुल्म किया था, कैसे हमने उनसे आज़ादी पाई, कैसे अंग्रेज़ों ने हम पे जुल्म किया था, कैसे हमने उनसे आज़ादी पाई। तो धार्मिक खेल तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के शासन में चल रहा था। अब तो सिर्फ एक ही चलता है, हम भारतीय हैं और भारत एक ऐसा धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ पे हर धर्म के लोग सुकून से रहते हैं जी। मेरे कई मुसलमान मित्र हैं और वो कहते हैं कि भारत जैसा सुकून हमें ना तो किसी अरब देश में मिलेगा और ना ही पाकिस्तान में। वो खुश हैं यहाँ पे, हम सभी मिलजुल के रहते हैं। तो धार्मिक जैसी कोई बातचीत भावना इस देश में ऐसी बात नहीं है। तो सर, अभी जैसे रिसेंटली ट्रम्प टैरिफ जो है उस पर आप क्या कहेंगे? लागू होने से भारत पर कितना असर पड़ सकता है? देखिए, थोड़ा शुरू से मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी हो भी और शायद ना हो, तो मैं बताना चाहूँगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प जो है वो दुनिया पे मोनोपोली, तानाशाही करना चाहते हैं। ये वो भारत नहीं रहा, ये मोदी जी का भारत है जी। ये नया भारत है। हमारा देश अब किसी के सामने नहीं झुकेगा। ट्रम्प साहब का कहना है कि कृषि उत्पाद और दुग्ध उत्पाद हमसे आप इंपोर्ट करो। हमारा देश कौन सा प्रधान देश है? कृषि प्रधान देश जी। क्या आपको लगता है 70 करोड़ की जनता हमारे देश में किसान है? क्या आपको लगता है या किसी को भी ऐसा महसूस होता है कि हमें कृषि उत्पाद को आयात करना चाहिए भारत में? आप ऐसा सोचते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। मोदी जी ने हमारे किसान भाइयों के लिए यह फैसला या जो उनका जबरदस्ती का हम पे थोपना था जी। ट्रम्प साहब का, उसको उन्होंने ठुकरा दिया कि दुग्ध में भी हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है और ना ही कृषि उत्पाद में कोई कमी है। इससे ट्रम्प साहब थोड़े, वो कहते हैं ना कहावत, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे,
उनकी हालत वैसे ही होती जा रही है। उन्होंने यही धमकी जापान को दी, उन्होंने यही धमकी इंडोनेशिया को दी, इन्होंने यही धमकी यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं उनको दी। उन सब के ऊपर भी टैरिफ लगाया गया पहले 25%, 30% इस तरीके से। बाद में उन लोगों ने ट्रम्प साहब की इस चुनौती को माना, या आप कह सकते हैं उनके प्रपोजल को, उनके ऑफर को माना, और बाद में उनके टैरिफ को घटा के 15% कर दिया गया। बल्कि जापान ने तो यह भी कह दिया कि $500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी वो अमेरिका में करेंगे जहां ट्रम्प साहब कहेंगे। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं झुके। उन्होंने कहा कि जो भी होगा हम देख लेंगे, लेकिन हम आपकी इस बात को नहीं मानेंगे। उन्होंने 25% लगाया है और साथ ही साथ उन्होंने कोई पेनल्टी भी लगाई है। जब हम कोई भी चीज़ निर्यात करेंगे तो वहाँ पे जो उनके देश में जब हमारा सामान पहुँचेगा तो उस पर इस तरह के एडिशनल चार्जेस लिए जाएंगे। लेकिन इससे हमारे देश को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे जीडीपी का बहुत छोटा सा परसेंटेज ही अमेरिका को निर्यात हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा, बल्कि उन्हें बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बाकी देशों से बहुत ही अलग होते हैं। जी, तो सर जैसे आपको लगता है कि बीजेपी में कोई ऐसा है जो पीएम मोदी के बाद वो कमान संभाल सकता है, जो ताकतवर हो उनके जैसा? देखिए, बहुत सालों बाद हमें लगता है कि इस देश को एक शेर जैसा प्रधानमंत्री मिला, एक तपस्वी जो हिमालय की तराइयों में तपस्या करके आए हुए हैं, तपस्वी एक हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले जिन्हें किसी भी प्रकार की लोभ लालच नहीं है जी। ना उन्हें सत्ता का लोभ है, ना उन्हें पैसों का लोभ है, ना उन्हें पद का लोभ है। तो ऐसे व्यक्ति जब बेखौफ होकर के प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठते हैं तो किसी भी प्रकार का भय उनके मन में नहीं है कि उनका कुछ छूट जाएगा, उनका कुछ लुट जाएगा, उनका कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो उनका विकल्प तो मैं कह सकता हूँ कि शायद इस जन्म में मैं तो कभी ना देख सकूं जी कि मोदी जी का विकल्प इस देश को कभी मिल पाएगा। फिर भी कोई एक नाम जो आपके जहन में हो? देखिए, अगर मैं कहूँ तो इस वक्त देश की जो इच्छा है वो हमारे उप मुख्यमंत्री साहब जो हैं योगी आदित्यनाथ जी। लोग ऐसा कह रहे हैं और सभी तरफ ये पब्लिक में बात चल रही है कि अगली जो कुर्सी है, जो लोगों की चाहत है, वो योगी आदित्यनाथ जी का है। और मैं तो देश के दुश्मनों को ये कहना चाहूँगा कि जिस चाय वाले के बारे में आप बात करते हैं जी, उस चाय वाले की बात को समझ लो, मान लो, ठान लो और सुधर जाओ। देश के साथ चलो, देश की तरक्की, देश की सभ्यता के साथ चलो, देश के साथ बोलो, गद्दारी मत करो। वरना ये चाय वाला जिस दिन गए और गाय वाले जिस दिन आ गए, उस दिन किसी को कुछ कहने का मौका नहीं मिलेगा। जैसे कि पीएम मोदी 75 साल के हो गए हैं, तो राजनीति में कहते हैं कि 75 साल के बाद हम राजनीति नहीं कर सकते। तो ऐसा है क्या कि पीएम मोदी 75 साल के बाद भी राजनीति में अभी रहेंगे, या उन्हें भी दरकिनार कर दिया जाएगा? दरकिनार तो नहीं किया जाएगा। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो बनाई योजना है, और 75 साल के बाद जो आप कह रहे हैं जैसे रिटायरमेंट की बात है जी। इसके बारे में उचित निर्णय भी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अवश्य लेंगे, और जो भी उचित निर्णय होगा हाईकमान से वह किया जाएगा। जैसे सर बीजेपी की जो साध्वी प्रज्ञा है वो हमेशा विवादों में घिरी रहती है, तो उनसे बीजेपी पर क्या असर पड़ता है? उनसे कोई फायदा है या नुकसान है? बीजेपी पे असर जी, आपको पता है साध्वी प्रज्ञा का केस कब हुआ था? उस टाइम देश में किसका शासन था? आप जानते हैं इसके बारे में? जब ये मालेगांव की घटना हुई थी तो उस टाइम कांग्रेस का शासन इस देश में हुआ करता था, और कांग्रेस ने हर भगवाधारी को आतंकवादी कहा था। इस देश के भगवा ध्वज को, इस देश के भगवा वस्त्र को कांग्रेस के लोगों ने आतंकवाद कहा था। क्या उन्हें आतंकवादी में और भगवाधारी में अंतर समझ में नहीं आता? इन्हें सिर्फ वोट की राजनीति करनी थी, इन्हें सिर्फ पाकिस्तान के आकाओं को खुश करना था जी। भगवाधारी कभी भी आतंकवादी नहीं हो सकते हैं। जो भगवान की पूजा में लीन रहते हैं, जो लोगों की सेवा में लीन रहते हैं। साध्वी प्रज्ञा जी के केस में तो यहाँ तक कहा गया कि आरएसएस ने ऐसे कराया। क्या जानते हैं ये लोग आरएसएस के बारे में? आरएसएस को कभी आपने दंगा करते हुए देखा? जब कभी भी बाढ़ आती है, जब कभी भी कहीं दुर्घटना होती है, जब भी कोई प्राकृतिक
जो भी नुकसान कभी भी होता है तो आरएसएस बिना किसी स्वार्थ के, क्या आपको लगता है आरएसएस को कहीं से तनख्वाह दी जाती है या वो किसी प्रकार की नौकरी में होते हैं? वो देश सेवा में, लोक सेवा में अपने समय को देते हुए, अपनी जान को जोखिम में डालते हुए लोगों की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, और ये भगवाधारी को बदनाम करते हैं। अब आपने रिजल्ट देख ही लिया कल जी। कोर्ट ने इनको बाइज्जत रिहा किया, इनके ऊपर कोई भी दाग नहीं लगाया जा सका। तो मैं आपको गर्व से ये बात कहना चाहूँगा, बल्कि घमंड से ये बात कहना चाहूँगा कि कोई भी हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता और कोई भी आतंकवादी हिंदू नहीं हो सकता। जी, तो सर सबसे आखिरी मेरा एक सवाल है कि अभी हाल ही में एक जया बच्चन का वो आया था कि उनका कहना था कि जो ऑपरेशन सिंदूर है तो उसका नाम किसने रखा, और ऑपरेशन सिंदूर में क्योंकि सभी का मांग गुजर गया था तो ये नाम उन्होंने बताया था कि ये सही नहीं है, तो इस पे आप क्या कहोगे? अब उनकी मानसिकी ऐसी हो गई है तो फिर कैसे बात की जा सकती है उनसे। सिंदूर उजाड़ा गया था, सिंदूर उजाड़ने का बदला ही तो लेने के लिए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया था। जिन बहनों की मांग की सिंदूर मिटाई गई थी उन कायर बुजदिल आतंकवादियों के द्वारा, उनके तो पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम साहब भी पूछते हैं कि पाकिस्तान से आतंकवादी आए थे कि देश के ही आतंकवादी थे। शर्म नहीं आती इन कांग्रेसियों को इस तरह के सवाल पूछने पे, जो हमेशा अपने देश के साथ आतंकवाद के खिलाफ उठाए गए कठोर कदम पे ही सवाल खड़ा करते हैं। और हमेशा कभी ऐसा हुआ हो कि देश ने, सेना ने एक कठोर कदम उठाया हो दुश्मनों के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ, और विपक्ष ने कभी उस पर तालियां पीटी हो कि बहुत अच्छा काम किया आपने? हमेशा अच्छे काम पे भी सवाल खड़े करना, यही कांग्रेस और समाजवादी पार्टियों का, इनकी हालत है। ये हमेशा यही काम करते हैं। मोदी जी ने भी यही कहा कि वाह रे मेरे बयानबाजी शेर, तो ये बयानबाजी में ही सिर्फ दिखाते हैं जी। इन्हें करना कुछ था नहीं पहले भी जब इनकी सरकार थी, और आज जब भाजपा की सरकार कुछ अच्छा काम कर रही है तो भी इन्हें हमेशा उस पर उंगली उठाना है, उन्हें बदनाम करने की कोशिश करना है। जी, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए। इस पॉडकास्ट में फ़िलहाल इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।